नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एग्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया जिस प्रकार से मैंने नर्सरी पर वीडियो बनाया और आपको बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मुझे भी दिल से आपको धन्यवाद कहने की इच्छा हो रही है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं वो नर्सरी के बाद जब खेत में हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, किसकी? नर्सरी में लगे बीज की, नर्सरी में लगे सीडलिंग की। तो नर्सरी में तैयार पौधे से बीच में ट्रांसप्लांटिंग करते समय तक हमें क्या क्या ध्यान रखनी है, कैसे खेत की तैयारी करनी है, खेत के बेसल में क्या देना है, अगर कवक आ रही है तो कवक के नियंत्रण के लिए क्या देना है, कीट आ रहा है तो कीट के नियंत्रण के लिए क्या देना है, स्पेसिंग क्या रखना है और किस प्रकार से पौधे दूरी हमें रखना है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो शेयर करें अन्य ग्रुप्स में और लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। तो दोस्तों, जब भी आपका नर्सरी में तैयार पौधा होता है और लगभग जो आपका 35 से 40 दिन का लगभग जब पौधा आपका रेडी हो जाता है तो उसे हमें खेत में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। यदि आपकी नर्सरी आपने खेत में ही रेडी करी है खुले में, तो आप सीधे इसको खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने आपकी नर्सरी शेड नेट से बुलाई है या आपने आपकी नर्सरी खुद पोर्ट्रे में तैयार करी है, प्लग ट्रे में तैयार करी है, तो ट्रांसप्लांटिंग के लगाने से पहले 4-5 दिन का गैप हमें रखना चाहिए। क्योंकि नेट हाउस से जब हम लाते हैं तो हार्डनिंग की आवश्यकता होती है। नेट हाउस में क्या होता है कि जो पोर्ट्रे रहती है वो हमारे कल्चर कंडीशन में रहती है, मतलब उसको एक वातावरण दिया जाता है और उस वातावरण की वजह से वो जो सीडलिंग होती है उस वातावरण के लिए सेंसिटिव रहती है। इसलिए जब हम उसको ओपन खेत में लाते हैं तो वो अचानक ही उसे टेम्परेचर हाई मिलता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं हार्डनिंग। ठीक है, हार्डनिंग का मतलब होता है कि जब आपको वो जो उसका इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा बदलना। इसलिए जब अगर आप पोर्ट्रे वाले हो तो ज़रूरी इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इसलिए 3-4 दिन का गैप रखना, उसके बाद खेत में लगाना। जब आपकी नर्सरी तैयार हो गई, अब आपको खेत की तैयारी करना है, तो ये ध्यान रखिएगा खेत को आपको गहरी जुताई करना है, पल्टी प्लाई जिसे हम कहते हैं। भाई, गहरी जुताई का क्या फ़ायदा है आपको तो पता ही है, लेकिन गहरी जुताई का सबसे इम्पोर्टेंस बात है कि जितने भी हमारे वाइट फ्लाई होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, एफिड होते हैं, जेसिड होते हैं, इल्लिया होती हैं, जो कीड़े हैं किसके? मिर्ची के, तो इनके संखी जिनको हम प्यूपी कहते हैं ये ज़मीन में पड़े रहते हैं। ठीक है, और जैसे हम कवक की बात करते हैं जिसमें कॉलर रॉट है, जिसमें विल्ट है, जिसमें आपकी एंथ्रेक्नोज है, डाईबैग है, ये भी सारी की सारी बीमारियों के जो माइसेलियम रहते हैं वो ज़मीन में पड़े रहते हैं। ठीक है, जब हम गहरी जुताई करते हैं तो ज़मीन धूप के कनेक्ट में आता है और धूप के कनेक्ट में आने से 30% तक कीट यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ये काम जरूर करना है। जब आप डिप्लोइंग करते हैं तो इसी डिप्लोइंग में आपको गोबर की खाद, अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो गोबर की खाद तो भरपूर आपको देना ही है। जब गोबर की खाद आप भरपूर देंगे तो आपके खेत में न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे जब हम बात करते हैं खेत प्रिपरेशन, तो खेत प्रिपरेशन भी 2 तरह से लोग करते हैं, एक तो ड्रिप वाले और एक ओपन वाले, मतलब जिनके पास ड्रिप नहीं है। अगर ड्रिप वाले हैं भाई लोग, तो वो बेसल डोज फर्टिलाइजर का आपको ध्यान रखना है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जब हम खेत का निर्माण कर रहे हैं तो बेसल जो हम खाद उनके लिए है लास्ट जो प्लोइंग है तब, और पानी थोड़ा सा मॉइस्चर बना हुआ तब हमको ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस देना है। ये किसके लिए है? ये जो ड्रिप वाले हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसल विधि में ड्रिप है तो आपको 75% जो आपका फर्टिलाइजर है वो देना है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। वो कितना है? सिंगल सुपर फॉस्फेट की हम जो बात कर रहे हैं। अगर केमिकल विधि से आप खेती करना जा रहे हो तो सिंगल सुपर फॉस्फेट की 75% मात्रा आपको बेसल डोज में देना ही है, ताकि फॉस्फोरस आपके पौधों को लगे। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आप विदाउट ड्रिप अगर खेती कर रहे हो तो उसमें भी आपको फॉस्फोरस फर्टिलाइजर के साथ 20 किलो नाइट्रोजन देनी है। अब 20 किलो नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं प्रति हेक्टेयर, यूरिया की बात नहीं कर रहा हूं। 20 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ हमें देनी होती है, प्रति हेक्टेयर हमें देनी होती है ट्रांसप्लांट के जस्ट पहले, जब हम गाड़ बनाते हैं या खेत की जब तैयारी करते हैं और खेत में मॉइस्चर थोड़ा बना रहता है जब, तो उसके बाद हम इस तरह से खाद का मैनेजमेंट करते हैं। अगर खाद के लिए अधिक आपको चाहिए तो आप मुझे
इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखिए, मैं वहाँ पर और आपको पूरी जानकारी दूंगा। जब उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको स्पेसिंग कितनी रखती है। भाई आपका खेत तैयार हो गया, आपको स्पेसिंग कितना रखना है। दूरी का बहुत महत्व है। मिर्ची की खेती हो उसके लिए या कोई भी खेती उसके लिए दूरी का बहुत महत्व है। तो अगर ड्रिप विधि से आप कर रहे हो फिर भी आपको लगभग 3.5 से 4 फीट या मैक्सिमम 4 फीट की दूरी रखना है रो टू रो। मतलब 2 पंक्तियों के बीच में 4 फीट की दूरी रखना है और 2 पौधों के बीच में जो आपको दूरी रखना है वो 1.5 फीट से अधिक। आप अगर ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो तो 1.5 फीट पे ऑलरेडी रहता ही है, उससे अधिक भी आप कर सकते हैं। जितना पौधे से आपकी दूरी होगी उतने ही आपके इंसेक्ट कम लगेंगे, उतने ही आपके पेस्ट कम लगेंगे। जितना हम पास लगाएंगे उतना प्रकाश पौधों तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, इससे आपके पौधे की क्वालिटी बिगड़ेगी। समझ रहे। दूसरा आपको क्या करना है कि जब अगर आप मल्चिंग भी लगाना चाहते हैं, अगर ड्रिप के साथ मल्चिंग भी लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बरसात के समय में मल्चिंग भी लगा सकते हैं। मल्चिंग का जो आप चयन करेंगे, अगर ड्रिप के साथ मल्चिंग की खेती करना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे 2 फसल लेना है, 3 फसल लेना है, तो 30 माइक्रोन से अधिक या 30 माइक्रोन वाली ड्रिप का मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है केवल एक ही फसल लेना है तो मुझे मात्र 20 से 20 माइक्रोन तक की मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका स्पेसिंग हो जाएगा। ठीक है। अब हम जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो यदि आपकी ओपन फील्ड है तो ओपन फील्ड में आप पौधे से पौधे की दूरी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, 1.5 फीट से अधिक भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको दोनों ओर से जो प्लाव है वो निकलना चाहिए। जो 3 फीट आपने या 4 फीट आपने रो टू रो दी है, मतलब आपने स्पेसिंग, यहाँ से तो आपका हल निकल जाएगा, बखर निकल जाएगा, लेकिन इधर से भी बखर निकलना चाहिए। तो जो विदाउट ड्रिप है उसमें हम स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। आगे जो आपको करना है, अभी आपने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, ठीक है ना। अब जब हम ट्रांसप्लांट करने आते हैं तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास क्या है? तो ट्राइकोडर्मा तो एक जियोबैक्टीरिया है जो जमीन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया और हानिकारक कवक को नष्ट करता है एडवांस स्टेज में। मतलब फसल लगाने के पहले ही हम जब ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास को यूज़ करते हैं तो हमारी जो खेती में लगने वाला फंगस है वह ये कंट्रोल कर लेता है। इसी प्रकार से ट्राइकोडर्मा एक कवक है, फंजाई है, जियो फंजाई है, जो बेनिफिट हमें देती है हमारे पौधों को। यह भी एक तरह से ट्रैपिंग का काम करती है, हानिकारक फंजाइस को नष्ट करती है। तो जब हम खेत का प्रिपरेशन हो गया है और खेत में हमने गाड़ बना लिया है, उस स्थिति में अब 1 हेक्टेयर अगर आपकी ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर ज़मीन में आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को लेना है और लगभग 30 किलो गोबर जो होता है, गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद में इसको मिलाना है। मिलाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लेना है। गुड़ हम क्यों लेते हैं? गुड़ इसलिए लेते हैं ताकि ट्राइकोडर्मा का भोजन बने और वो मल्टीप्लाई हो जाए। फिर जब 5-6 दिन बाद या 7 दिन इसको हम छाया में सुखाते हैं और छाया में सुखाने के बाद खेत में इसको सॉइल इनॉकुलेशन कर देते हैं, मतलब खेत में छिड़क देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। और स्यूडोमोनास है तो स्यूडोमोनास में भी यही विधि है, बस थोड़ा सा आप इसकी 1 किलो मात्रा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये 2 ही हम इस कंडीशन में दें, इसके बाद भी दें। तो जिसके पास अगर ड्रिप है तो वह इसको ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद ड्रिप में भी चला सकता है। स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा को ड्रिप में भी चला सकता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना है, इनको आपको खेती में इन दोनों को इंक्लूड करना है। जिससे क्या हुआ कि आपकी जो कॉलर रॉट और विल्ट आपके खेत में बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी या कम से कम आएगी। तो उस स्थिति में हम कंट्रोल कर लेंगे। भैया हमारे खेत में जितने पौधे बचेंगे उतना ही हमारा इकोनॉमिक्स अच्छा रहेगा। मान लो आपके 10-20 पौधे मर गए, अब 10-20 पौधे मर गए तो डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक्स ही खराब हो गया ना। आपको मान लीजिए 4-5-10 हज़ार का नुकसान हो गया। इसलिए हमें पौधों को बचाना है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमारा कोई कीड़ा है, उस कीड़ों को नष्ट करना है तो उसके लिए हमें नीम की खली अगर मिल जाती है तो उसको खेत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो इस तरह से हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब जब आप ट्रांसप्लांट करोगे, ठीक है, मतलब जो आपकी सीडलिंग आप लाए हो उस सीडलिंग का भी अगर आप वेल एजुकेटेड फार्मर है तो उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप जैविक विधि से करना चाहते हैं तो आपको लगभग 1 लीटर पानी और 4 ग्राम या 5 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा लेना है और उस पानी में अच्छे से मिला लेना है। और इस पानी में
वो जो आपकी सीडलिंग रहेगी जो नर्सरी से लाया हुआ है उसको इसमें डुबाना है और डुबाने के बाद खेत में लगाना है। ये नहीं कर सकते तो 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम लेना है केमिकली और उसमें डीप करके आपके खेत में लगाना है। इससे क्या होगा, प्रिवेंटिव बीमारियों से हम अपने पौधे को बचा पाएंगे और आपका पौधा स्वस्थ भी होगा। ठीक है, तो जब आप फिर इसकी आप ट्रांसप्लांटिंग कर ही देंगे कि आपने जो स्पेसिंग दी है उस स्पेसिंग के बाद आप आसानी से ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे और आपके खेत में जो है वो मिर्ची की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखेगा कि अगर आपकी मिर्ची जब आप नर्सरी से निकाल रहे हो उसमें कोई टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे हाथ से निकली हुई होती है तो वो टूट जाती है, तो वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टूटी हुई आप आदि लगाओगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो सकता है, आपका एक पौधे का नुकसान हो सकता है। और अगर आप पोटरे से नर्सरी लगा रहे हो खेत में तो पोटरे में वो जो निकालोगे आप उसको सीधा का सीधा उसी साइज का गड्ढा करना है। ठीक है, गड्ढा ऑलरेडी जो आप करोगे तो पोटरे में जो निकली सीडलिंग है उतना ही गड्ढा आपको करना है और खेत में लगा देना है। इस तरह से आपका रोपाई तक की ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, अब आगे जो हम बात करेंगे रोपाई के बाद खेत में क्या करें उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्टिलाइजर्स के संबंध में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी चाह रहे हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखे, मैं आपको फर्टिलाइजर्स के बारे में बताता हूँ। ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए खास टॉपिक के साथ। धन्यवाद।